नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में हूँ और यहाँ पर विश्व रजक महासंघ का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी मांगों को लेकर रजक समाज जो है इस समय अम्बेडकर भवन में है और 2 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। चिंतामणि सर भी हैं, आपको बता दें चिंतामणि सर मायावती के कार्यकाल में भी एक बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, IAS हैं वो, और क्या क्या मांगे हैं आज इन लोगों से जानते हैं और तमाम सवाल होंगे और बड़े लेवल पे। इसमें चिंतामणि सर मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये 2 दिवसीय प्रोग्राम जो है हुआ है आज अम्बेडकर भवन? देखिए, विश्व रजक महासंघ एक रजक समाज की सामाजिक संस्था है जो रजक समाज के हितों से संबंधित विषयों पर समाज को एकजुट करके उसकी आवाज़ उठाने के लिए और समाज में जो कैसे समाज को बेहतर बनाया जाए उसके संबंध में समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से ये संस्था बनाई गई है। और आज 14 राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। एक तरह से ये समाज को जागरूक करने का, एकत्र करने का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और राज्यों में भी आयोजित होगा। इस मंच के माध्यम से हम लोग समाज में बेहतरी के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जागरूक किया जाए, सारे विषयों पर चर्चा करके और उसको समाज के बीच में किस तरह से पहुंचाया जाए, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज। क्या कहेंगे सर, 11 राज्यों में रजक समाज जो है वो OBC कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या लग रहा है इससे? जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। रजक समाज यानी जो धोबी समाज, जिससे टाइटल अलग अलग होता है कई रजक, लेकिन धोबी समाज कई राज्यों में वो अनुसूचित जाति में नहीं है, पिछड़ी जातियों में है। पिछड़ी जाति में होने के कारण उसको जो पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्था है, विशेष आरक्षण आदि से लेकर के, उसका समुचित लाभ उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि देश में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या लगभग 52% है और 27% आरक्षण है। अब उस 27% में धोबी समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होने के कारण उनके बच्चे उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जनसंख्या ज़्यादा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 16.70% अर्थात 17% है। तो कहाँ 52% पॉपुलेशन में उन्हें फाइट करना पड़ता है पिछड़ी जाति के रूप में, और यहाँ कहाँ 17% पॉपुलेशन के बीच में फाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए केंद्र में 15% आरक्षण है और उत्तर प्रदेश में 21% आरक्षण है। तो अनुसूचित जाति में जब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ और जो अनुसूचित जातियों को जो विशेष सुविधाएं सरकारी मिलती हैं उसका लाभ उन्हें। तो क्या लग रहा है, अनुसूचित जाति में तो और भी तमाम जातियां हैं, वो भी संघर्ष कर रही हैं, तो लगता नहीं है एक वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा? मैंने आपको टोटल पॉपुलेशन की बात कही है। उन्हें पिछड़ी जाति के रूप में उन्हें 52% जनसंख्या में फाइट करना पड़ता है और यहाँ पर 17% जनसंख्या में फाइट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब वैसे तिगुना दिखे तो 17 या 51 होता है और 52% जनसंख्या है, तो उस हिसाब से तो इनका आरक्षण 15 या 45% बनता है। 15% केंद्र में है तो, लेकिन 27% है, तो 27% वालों को 52% में फाइट करना पड़ता है और 17% वालों को 15% में। तो यहाँ पर हमें जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें SC में शामिल होना। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? और दूसरे समाज में सामाजिक बुराइयां जो हैं, कुछ जो समाज को कैसे सामाजिक कुरीतियों से मुक्त रखा जाए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, राजनीतिक सहभागिता कैसे हो, राजनीतिक पहचान कैसे हो, हम लोग सरकारों से अपने समाज के बेहतरी के लिए क्या क्या, किस रूप में हम लोग अधिक से अधिक अपने बातें रख करके, मांगे रख के मनवा सकते हैं। और हम जब एक यूनाइट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एकता में शक्ति होती है। मायावती के कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण पद पे थे आप, तो उस समय ये सोच
जी, मैं मायावती के समय में लगभग 5.5-6 साल में प्रदेश प्रभारी के रूप में धोबी समाज का और विभिन्न संगठन के विभिन्न प्रदेश स्तरीय पदों पर भी रहा हूँ। वहाँ पर हमने समाज को बहुजन समाज पार्टी से इसलिए जोड़ने का प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, उनके मिशन को लेके चल रही थी, उनके मिशन को पूरा करने का संकल्प लेकर चल रही थी। मानवर काशीराम जी ने उसको करके भी दिखाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री बन सकी। अगर वो मानवर काशीराम बाबा साहब न होते और मानवर काशीराम का जागरण अभियान न होता, सबको एक जोड़ करके बाम सेव के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटीज को जोड़ करके अगर एक समेकित प्रयास सबको नहीं जोड़ा होता उन्होंने और फिर चुनाव न लड़ा होता तो शायद दलित समाज की मुख्यमंत्री न बन पाती। लेकिन वर्तमान में मायावती ने अपने निहित स्वार्थ या निजी स्वार्थ कहिए या अपनी धन संपत्ति कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, किन्हीं कारणों से वो मिशन से हट चुकी हैं। वो उनको दलित समाज की चिंता नहीं, क्योंकि धोबी समाज भी तो अनुसूचित जाति का है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आता है। तो जब अनुसूचित जाति का उन्होंने चिंता ही छोड़ दी है तो हमारी चिंता भी छोड़ दी उन्होंने। और यही कारण है कि इस चुनाव में जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मात्र एक विधायक चुना गया है, सोचिए। और एक राजा भैया है जो वहाँ के विधायक है कुंडा के, उनकी पार्टी बनाई उन्होंने, उनके 2 विधायक है, तो इनसे बेटर तो वही हो गए हैं। तो इसलिए मैंने भी बहुजन समाज पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया था और हम लोगों ने एक सामाजिक संस्था बहुजन भारत गठित की थी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और कौन फतेह बहादुर एक हैं, वो जाटव समाज के हैं, चमार समाज के, वो IAS ऑफिसर रिटायर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय महासचिव। क्या कहेंगे सर, आधुनिकीकरण की अगर बात करें तो रजक समाज कहीं ना कहीं पीछे है अभी भी। तमाम पेशे हैं उनको आधुनिकीकरण से जोड़ दिया गया है। आप धोबी घाटों के हाल देखें तो वही पुराने हैं, आधुनिकीकरण उतना इसमें नहीं है। तो क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर आप लोगों की तरफ से कोई दबाव बनाया जाएगा, उस तरीके की तमाम सुविधाएं उनको दी जाएंगी? देखिए, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमें प्रयास करना होगा। हम प्रयास नहीं करेंगे तो सरकारें कहाँ ध्यान देंगी। सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उसी सरकार को वोट करेंगे जो हमारी बातों को मानेंगे, हमारी समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी, है कि नहीं। दूसरी बात, हमें शिक्षा की तरफ बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे समाज के बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटर के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत से अधिकांश बच्चे। हायर एजुकेशन बहुत महंगा कर दे रही है। तो मैं अभी देखिए, सामाजिक न्याय की बात आप करेंगे तो सामाजिक न्याय बिना राजनीतिक न्याय के नहीं मिल सकता है। सामाजिक क्रांति बिना राजनीतिक क्रांति के नहीं आ सकती। सामाजिक राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति बहुत ज़रूरी है और सामाजिक रूप से जागरूक हम कर रहे हैं, ताकि राजनीतिक रूप से हम जागरूक हो जाएंगे और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या वही शुरुआत तो नहीं, तमाम नेता वही तो करते हैं। पहले राजनीति की संसद में चले गए, पेंशन ले रहे हैं, समाज कहाँ गया कुछ पता नहीं, तमाम ऐसे नेता हैं। क्या राजनीति वही, देखिए राजनीति में गिरावट आ गई है ना, इसीलिए तो नेता अपने स्वार्थ के लिए दल बदल कर रहे हैं। राजनीति में नैतिक गिरावट बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले राजनीति सेवा का विषय था, अब राजनीति स्वार्थ और अहम और पद प्रतिष्ठा का विषय हो गया कि हम विधायक हो जाएं, MP हो जाएं, हमारा मान सम्मान बढ़ जाए, हमारा समाज में नाम हो जाए, समाज किनारे हो जाता है। तो यही कारण है कि तमाम नेता अपने निजी स्वार्थ में दल बदल करके ऐसे दलों के साथ समझौता कर ले रहे हैं जो उनकी विचारधारा के विपरीत हैं। जिन्होंने उनके समाज का शोषण किया उन्हीं के साथ मिल जा रहे हैं। तो गिरावट आई है, इसीलिए समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए 1948 में चाइना आज़ाद हुआ, 1947 में 1 साल पहले भारत आज़ाद हुआ, और चाइना और भारत की तरक्की देख लीजिए, है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक सामाजिक वर्ण व्यवस्था ऐसी, भेदभाव आधारित सामाजिक वर्ण व्यवस्था ऐसी थी जिसने इस देश के लगभग 80-85% समाज को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। और अभी भी वही प्रयास हो रहा है। मैं अपने संबोधन में बात करूँगा मैं। जी। तो ये चिंतामणि सर थे और एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ रजक समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो तमाम मुद्दे जो बीते वर्षों से छुपाए गए, और बीते वर्षों से ये समाज लगातार संघर्ष कर रहा है, अपनी राजनीति के लिए भी
और अपनी तमाम ज़िंदगी के लिए भी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।